तो देखो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर तुम्हें एसएचएम अच्छे तरीके से आता है तो सारे एसएचएम के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाले हैं। एसएचएम में मेनली फेजर डायग्राम, जब हम लोग सुपर पोजिशन कराते हैं दो एसएचएम से, कौन से एसएचएम के, मान लो कि ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई थ्री है, और एक है ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ टू पाई बाई थ्री। इन दोनों एसएचएम को हम लोग ऐड करते हैं तो ये इसके लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, बराबर। ये कितने एंगल पे है, ए वन हाँ पाई बाई थ्री पे, और बाय ए बाय। टू कितने एंगल पे, टू पाई बाई थ्री पे, और इन दोनों को हम लोग वेक्टरली ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट हाँ ए नेट। तो यही फेजर डायग्राम है या सुपरपोजिशन बोलो, और ये हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, एसएचएम का कॉन्सेप्ट है। अगर ये आता है तो तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से क्या आएगा, एसी आएगा। तो जनरली जब ट्वेल्थ में स्टूडेंट होते हैं तो उनको पहले ही बोल के दिया जाता है कि भाई घर पे जा करके आज एसएचएम रिवाइज करके आना, ठीक है सर कल ही किया हमने भी। हाँ। हमने भी सर कल ही टेस्ट दिया था सर चंपा को रिवाइज किया। तो रिवाइज हो चुका है अच्छे से। हाँ हाँ तो ये चीज़ हो गया है। और हाँ, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, और इससे क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है वो 40-30% के आसपास में। एक लेक्चर का रिपीटर हो तो एक लेक्चर के एनफ है, एक लेक्चर से ज़्यादा ये जाएगा नहीं। और सबसे लास्ट में जो पावर फैक्टर होता है क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, नहीं तो एलसीआर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये दो जगह से पूछा जाता है। वैसे पढ़ने के लिए इसी में बहुत कुछ है, एम्पलीफिकेशन ये सब, पावर, ये सब क्या बोलते हैं उसको, कुछ रेशियोज रेजोनेंस। वगैरह भी है, हाँ। रेजोनेंस में भी कुछ रेशियोज वगैरह है, तो वो सब भी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उतना पूछा नहीं जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या, सबसे पहले बेसिक चीज़ हम लोग समझते हैं। दो तरह के करंट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ को ड्रॉ करके इस बात को समझ लेते हैं क्या है। तो मान लो कि मैं तुम्हें कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, और तुम्हें देख करके बताना है कौन सा एसी करंट है और कौन सा डीसी करंट है, ठीक है? ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है। ये कुछ ऐसा, करंट वर्सेस टाइम। तो बताओ, फर्स्ट सर वाला मेरे क्या है, हिसाब से बी और डी। डायरेक्ट करंट। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट है ना। ये तो हर एक हाँ जगह तुम लोगों ने अच्छे हाँ। तरीके से देखा होगा, ये होता है डीसी। सेकंड वाला क्या है, एसी अल्टरनेटिंग एसी, साइन ये का भी फंक्शन। देखा हुआ। ये कौन सा है, ये डायरेक्ट डीसी। ये है डीसी। ये क्या है, एसी। ये है एसी। तो आई थिंक तुम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर करंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, एसी होगा। जैसे नाम यहाँ खुद सजेस्ट कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। यस सर। तो तो एक्सिस के नीचे होना ही चाहिए उसका हाँ, ग्राफ। हाँ, यहाँ एक्सिस के नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड टी है तो इस जगह पे टी बाई टू है, तो आधे टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, और आधे टाइम के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब है, मान लो कि एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और एसी सोर्स है, एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस है। तो जब तक ज़ीरो से लेकर के टी बाई टू टाइम होगा, करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। और जब टाइम टी बाई टू से लेकर के टी तक होगा
तो करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और करंट भी वेरिएबल है, ऊपर जो है वो हमारा करंट धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा है, और अब मैक्सिमम हो गया और फिर डिक्रीज करके जीरो हुआ। डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसका मतलब बस अपोजिट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, लेकिन पोलैरिटी। हाँ मैग्नीट्यूड में तो बढ़ रहा है ना करंट कुछ। और ये हमारे डीसी करंट हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट करंट हमारा वेरी कर रहा है तो इसे हम लोग वेरिएबल डीसी भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो ऐसा, ये करंट घटता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इसे हम लोग वेरिएबल डीसी बोलते हैं। और जो टाइम के साथ रेगुलरली घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो उसे हम लोग पीरियोडिक एसी डीसी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा कैसा है, पीरियोडिक। थर्ड वाला प्रोडक्ट डीसी। ये भी और ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सब बेकार सब चीज़ें हैं, बस बेसिक सा चीज़ तो मैं समझाना था। एसी का जनरेशन कैसे हुआ था, याद है? हाँ सर, आपने बताया था एक क्वेश्चन में फ्लक्स चेंज हो रहा था एंगल के साथ। और फिर है ना, ईएमआई में ही पढ़ाया था मैंने, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई में ये बताया था कि मान लो कोई लूप है हमारे पास और उस लूप को मैं रोटेट करा रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके रोटेशन के कारण से इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और कैसे निकाला था, पाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए बी है, डॉट ए और ये हो जाता है बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, और इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया था, तो ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये हो जाएगा ओमेगा बी टी। ए कॉस ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट किया बी ए ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बोलो, माइनस साइन साइन। माइनस साइन। ओमेगा टी। और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी होता है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा। या फिर करंट इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा ओमेगा ई बी बाई आर। ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस उसका साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इसको मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं यार, मेरे एक लड़के को ओके, लगाने मतलब का है। इंड्यूस्ड सर करंट। सोर्स होना ही चाहिए अल्टरनेटिंग, तभी कैसे करंट है होगा। ठीक? अल्टरनेटिंग करंट तभी होगा जब हमारा करंट का सोर्स पे डायरेक्शन अल्टरनेटिंग। रिवर्स हो रहा हो। सोर्स क्या, सर जैसे इधर सोर्स पे अल्टरनेटिंग है इसलिए करंट अल्टरनेटिंग है, ऐसा है क्या? अ, सर ईएमएफ। जैसे फ्लक्स है, वो फ्लक्स कभी पॉजिटिव और नेगेटिव हो पा रहा है, उसके कारण से इंड्यूस्ड हो रहा है करंट, है ना। तो तो हो वही सकता, चेंज हाँ हो रहा है ना हाँ वही टाइम। चीज़ है। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग देखेंगे वो कुछ इस टाइप से जाएगा। तो आधे टाइम के लिए इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और आधे टाइम के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है क्या। ये चीज़ हम यस लोगों ने सर। यस देख सर। लिया था, तो ये बेसिक सा चीज़ है, इसका भी कोई एप्लीकेशन नहीं आगे, बस इस जो फॉर्मूला डिराइव किया इसी का यूज़ हम लोग करेंगे। और साइन ऑफ ओमेगा टी बोलने का मतलब ये हो गया कि टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे करंट जीरो है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हर टाइम करंट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो रहे। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई, है ना। अब बताओ ओके क्या यस एस सर। एच एम में हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई पढ़ते थे, हाँ क्या सर। उसके हाँ। जैसा ही ये इक्वेशन है। यस सर।
बिल्कुल, तो सारे कॉन्सेप्ट फेजर डायग्राम वाले रिजल्टेंट निकालने वाले यूज हो सकते हैं, इसीलिए बोला गया था इसको रिवाइज करने के लिए। किसका रिजल्ट निकाल लेंगे? करंट का रिजल्ट? अरे दो अगर एसएचएम है उसको हम लोग सुपर इम्पोज कर रहे हैं रिजल्टेंट। हाँ वो तो है। ओके, करंट में कैसा दो, इधर तो दो पार्टिकल्स थे, इधर करेंगे भी दो करेंगे करंट रहेंगे। करेंगे वो आगे जाकर। एवरेज करंट समझते हैं क्या होता है। कुछ तो आवाज कर रहा है बैकग्राउंड में, म्यूट कर दो कोई है तो। एवरेज करंट किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एक्स। सिंपल सा ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है कोई भी चीज़। तो करंट का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई आई इंटीग्रेशन डी डी टी, टी फॉर्म। ये चीज़ आ जाएगा। और एक और तरीका है, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो आई एवरेज इस तरीके से भी निकल सकता है हमारा। ठीक है क्या? Yes, sir. ऐसे मतलब एवरेज करंट। हाँ, ये इसमें पुट कर लिया ना हमने, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यूब डी क्यू बाई डी टी, तो डी टी डी टी कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन डी क्यू क्या देगा, डेल्टा क्यू, और नीचे डेल्टा अच्छा, टी हो जाएगा। क्लियर है क्या? सही है, हाँ, ठीक है। Yes. तो एक क्वेश्चन कर लो। मान लो आई इज इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर प्लस वन है, पूछा गया फाइंड आई एवरेज और टी इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड सेकेंड फाइंड आई इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सॉल्व करो इसी से चीज़ है। तो देखो इसमें आई एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज हमारा कैसे निकलेगा, आई इंटीग्रेशन डी टी ऑफ अपॉन डी टू टी। टी स्क्वायर प्लस वन डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के 2 तक। ये हो जाएगा दो आई तक। एवरेज का फॉर्मूला। और इसको आराम से इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा 2 टी क्यू बाई 3 प्लस ऑफ टी, इसमें लिमिट 0 से 2, और ये हो जाएगा नीचे। इधर से आंसर आ जाएगा। एक इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, सिंपल सा 2 वैल्यू पुट कर 5। लो, Yes. क्या आ गया आंसर। तो एवरेज करंट निकालना है अब तुम्हें इस फंक्शन के लिए। लेट्स से आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लो, फाइंड आई एवरेज फॉर वन टाइम पीरियड। सिंगल टाइम पीरियड के लिए आई एवरेज निकालो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो वही काम करना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम जीरो से टी, और ये आई एवरेज। तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, Yes, sir. जीरो से टी तक। और हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो आंसर हमारा क्या निकल के आता है, 0। और ओमेगा का वैल्यू जो है हम लोग वो 2 पाई बाय टी पुट करेंगे। ठीक है,
तो यस यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज करंट हमारा जीरो है आधे टाइम के लिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो किया है सेम अमाउंट में, आधे टाइम के लिए सेम अमाउंट में इस तरफ करंट फ्लो किया है। और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू ऑन एन एवरेज कितना हो गया है, जीरो, इसीलिए आई एवरेज हमारा जीरो हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो क्या रेजिस्टेंस में पावर जो जनरेशन होगा वो जीरो होगा? क्या हीट जीरो होगा? सर, डायरेक्शन ऑफ करंट से वो क्या हीट पे क्या असर पड़ेगा, मतलब सर हीट को नहीं जीरो तो जनरेट तो हीट ऐसा थोड़ी जीरो होता है। होगा या नहीं होगा वो बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं। हीट नहीं होगा। जीरो नहीं होगा, हीट विल नॉट बी इक्वल्स हाँ, टू, क्या पावर जीरो होगा? नहीं वो भी नहीं होगा। क्या पावर जीरो नहीं। होगा? पावर जीरो हो नहीं सर। जाता है पावर जीरो हो जाता है हाँ, जब हम लोग एवरेज पावर निकालते हैं तो जीरो हो जाता है। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? प्रॉब्लम यहीं लॉजिक। से स्टार्ट होता है। लॉजिक, लॉजिक देखो, पहले तो हीट, हीट जो कि हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो देखा हीट तो भैया जीरो नहीं हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस है, वही। करंट तो फ्लो कर रहा है, हीट आ गया, बढ़िया। पावर जो है वो हम लोगों ने बनाया हुआ है, मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग यूज करते हैं। पावर क्या बोलते हैं, बोलो? आइस पर। आई स्क्वायर आर। अगर हम लोग हाँ। हाँ एवरेज करंट ले यहाँ पे तो पावर तो हो गया जीरो। साइन स्क्वायर का जीरो हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एवरेज। ओके, इंटरवल में 0 to t। जीरो। तो जीरो हो गया, है ना, काइंड ऑफ। हाँ तो जब हम लोग बिल वगैरह मेजर करते हैं कि हाँ इसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो जीरो आएगा आंसर, क्योंकि हम लोग तो इनफाइनाइट टाइम के लिए यूज करते रहते हैं, है ना? यस सर। तो ये एक गलत तरीका हो गया एवरेज से कोई भी चीज को कैलकुलेट करने का। तो इसीलिए अब दूसरा तरीका यूज किया गया पावर को निकालने के। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है मीन करंट, रूट मीन करंट, स्क्वायर करंट, जो भी है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। रूट मीन करंट। यस। मीन करंट जो है और ये जो एवरेज करंट है, दोनों एक ही चीज है। एवरेज मीन की डेफिनेशन वही है। करंट और मीन करंट, है ना? ये आई एवरेज था जो कि हम लोगों ने अभी निकाला था। आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं करंट मीन स्क्वायर करंट। हाँ, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हाँ, स्पीड। है ना? हाँ वही चीज यहाँ पे टी भी आर है। टी बाय। यस सर। तो मीन स्क्वायर करंट है, तो उसका क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायर का मीन लेना पड़ेगा। ओके। आई एवरेज को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? तो जो स्क्वायर ले लिया करंट का, उसका एवरेज लेना है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। ये फॉर्मूला हो गया। और एक है रूट मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट। और इस वाले में जो तुमने मीन लिया है स्क्वायर करंट का, उसको रूट अंडर में डालना है। तो डिनोट इस तरीके से करेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज का रूट अंडर, और ये ऐसा होगा। और इसको हम लोग आई आर एम एस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट।
समझ में आया क्या? सर इसका क्या फायदा है ऐसे निकाल के स्क्वायर अभी करके देखो, वापस यूज अभी कर देखो, फायदा नजर आएगा ना, फायदा नजर आएगा। तो हमारे पास एक करंट फंक्शन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। पूछा गया इसके लिए फाइंड आई आर एम एस फॉर वन टाइम पीरियड। निकालो सभी को। ऐसा करो, पहले इसके लिए निकालो, सेकंड इसके लिए करना, ठीक है। फर्स्ट है I इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1, और सेकंड है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जरूरी नहीं कि हमेशा यही क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे तरह के भी ग्राफ क्या बोलते हैं फंक्शन मिल सकते हैं करेंट। सॉल्व करो इसके लिए। देखो सभी ने तो निकाल ही लिया होगा, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर ही किया होगा। तो अगर सबसे पहले वाले का देखें, इसका टाइम पीरियड तो होता नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक करना है। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2t प्लस 1 का स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम जीरो से लेकर के टी तक जाएगा। उसको ओपन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा, सर रूप तो लिया नहीं आप। हाँ आई आर एम एस, सॉरी ये रूट बन जाएगा, ये हो गया। दूसरा आई आर एम एस निकालने के लिए मुझे ये करना होगा रूट ऑफ इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी जीरो से लेकर के टी तक। तो मैं ऊपर वाला जो चीज़ है उसका इंटीग्रेशन कर दूँ, और बाकी का चीज़ तो मुझे इंटीग्रेशन का आता ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकल के आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। माइनस 2 साइंस कर थीटा। है ना, इस यस सर। फॉर्मूले से। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाय, और इधर आ जाएगा 1/2 dt, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/2 की जगह पे कितना आ जाएगा, t/2, और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा जीरो से टी तक। और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर जब हम लोग आई आर एम एस निकालते हैं तो फाइनल आंसर कितना आता है, आई नॉट बाय। रूट यस तो सर। इसे हम लोग को याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ है, बराबर। तो रूट मीन, कॉस के लिए अलग रहेगा या फिर सेम ही रहेगा? नहीं ये कॉस और साइन के लिए दोनों के लिए सेम होता है, आई आर एम एस है ना ये। ओ ओके। IRMS। तो अभी जो हमें समझ में आया ये बातें कि हाँ, जो आई आर एम एस है वो हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा है, आई एवरेज ज़रूर ज़ीरो हो रहा था। तो इसीलिए हम लोग पावर जो है आर एम एस वैल्यू को यूज़ करके निकालेंगे। और आर एम एस कैसे यूज़ होता है, जब हम लोग पावर एवरेज निकालते हैं तो पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी, यस। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, बी इंटू आई, हाँ बराबर। और अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों सेम फेज में, तो पी कितना हो जाएगा, ई नॉट
साइन ओमेगा टी, और कितना हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सेम फेज में, और डी टी का इंटीग्रेशन 0। तो क्या यही पावर एवरेज हो जाएगा, एवरेज पावर निकालने का तरीका। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आई नॉट, ई नॉट बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, और पता चल रहा है कि ऊपर जो हम लोग ने इंटीग्रेशन किया है ये वही चीज़ है टी ना। बाई टू आता है। हाँ, ये आता है ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टू, जिसको हम लोग ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू लिख सकते हैं। आई नॉट बाय रूट टू क्या है, आई आर एम एस, तो ये भी तो ई आर एम एस होगा, बट है हम ना। लोग आरएमएस वो सब के टर्म्स में क्यों बात तो कर रहे इसीलिए पावर एवरेज जो है वो हम लोग ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय द आई आर एम एस लिखते हैं, क्योंकि पावर एवरेज हमें इस तरह के वैल्यू निकाल करके दे रहा है, जिसे जिसमें मुझे ई आर एम एस यूज़ करने की या फिर आई आर एम एस यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अदरवाइज हमेशा मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ई नॉट आई नॉट बाई टू, बराबर। अब क्योंकि करंट जो है हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो कौन सा वैल्यू लूँ मैं, ई नॉट आई नॉट में, ये वाला लूँ, ये हैं। वाला अच्छा, लूँ, ये वाला लूँ, ये वाला लूँ, कौन सा लूँ, ऑन एवरेज प्रेजेंटेशन कुछ ठीक है। पूरे। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे, पीक करंट वगैरह क्या होता है, हर टाइम तो कांस्टेंट होता नहीं, मैक्सिमम करंट फिर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हम लोग पीक वोल्टेज या फिर पीक करंट बोलेंगे। जैसे कि हमारे घर में जो सप्लाई होता है, क्या होता है 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, इंडिया की बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, और आई थिंक 50 हर्ट्ज, और यूएसए वगैरह में जो होता है वो 110 वोल्ट का होता है और 60 हर्ट्ज होता है। क्या है ये सिस्टम, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, मतलब एक सेकंड में इतना साइकिल। एक बार हाँ ये इतना चेंज कर। साइकिल कर लिया है, इसका मतलब इतनी बार करंट जीरो हो चुका है, अच्छा, ओके। ये एक फ्रीक्वेंसी हुआ, वन ऑसिलेशन, मतलब कि दो बार करंट जीरो हो गया। तुम्हारे घर में जो ट्यूबलाइट है, अगर लेट से कोई बल्ब लगा के रखा है तुमने, फिलामेंट वाला बल्ब, तो वो एक सेकंड में कितनी बार ऑफ हो चुका है, हिप्स करंट। हुआ 100 टाइम्स ऑफ हो चुका है। तुम्हें लगता होगा अरे यार ऐसा तो नहीं है, हमें तो दिख नहीं रहा है क्या ऑफ होते हुए। तो ज्यादा टाइम ऑफ होने से फायदा है। तो ये ऑफ बेसिकली है ना, बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए हो रहा है, माइन्यूट टाइम के लिए नहीं, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये ऑन ऑफ का कंडीशन हो रहा है, ऑन भी हो रहा है ऑफ भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है ऑफ भी हो रहा है, एक ही साथ साथ। तो हमें पता ही नहीं चलता, जैसे कि हम लोग अगर एक सेकंड में 20 फ्रेम को एक साथ घुमा दें तो मूविंग कैरेक्टर लगता है, किया ही होगा बचपन अच्छा, में, फिल्म जैसे। फिल्म में, हाँ, है ना। उसी तरीके से हाँ सर, हमारा आंख सही। इस बात को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि हाँ ये ऑफ भी हुआ है, लेकिन कैमरा जरूर कर सकता है। तो कैमरा में एक सेटिंग होता है, अगर प्रो मोड में जाओगे, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, एक शटर स्पीड नाम का चीज़ होता है, जिसमें कि यस। वैल्यूज गिवन होते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तीन हाँ सर। सेकेंड और फिर 1/25, 1/100, 1/200। जब 1/200 करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें दिखेगा कि हाँ बल्ब ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, लेकिन 1 सेकेंड में और रखोगे या 2 सेकेंड में रखोगे तो तुम्हें एक कंटिन्यूस लाइट दिखेगा, फ्लिकरिंग दिखेगा। फ्रीक्वेंसी तुम चाहो तो कर सकते हो नहीं खरीदना पड़ेगा इतना महंगा। नहीं, तुम्हारे मोबाइल में भी फीचर होगा, प्रो मोड हो गया उसमें, आजकल तो हर एक मोबाइल में आने लगा। हाँ तो अब ये 220 वोल्ट के बारे में समझते हैं। 50 हर्ट्ज का मतलब तो समझ में आ गया। अब ये 220 वोल्ट क्या है,
आई आर एम एस है, आई एवरेज है, सॉरी वी आर एम एस है, वी एवरेज है, या फिर ये मैक्सिमम भी क्या है? ये सांस कौन ले रहा है सर? अरे बहुत भर भर के सांसें ले रहा है, आराम से आराम से। सर ये हाँ, 220, ये सर ये भी तो रूट मीन होगा, एक फिक्स वैल्यू बोल रहे हैं वो, वरना तो वो भी। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी में जो ई नॉट है इसे कहा जाता है पीक करंट, पीक वोल्टेज। और पीक वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज वो रीच कर सकता है ये वाला। और ये 220 जो गिवन है ये हमारा वी आर एम एस, हमें अच्छा मतलब वी आर पीक एम को एस ही भी आ बताया रहे हैं जाता है। बोलते हैं। नहीं नहीं, वी आर एम एस हमें बताया जाता है। तो पीक वोल्टेज हो कितना जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है डेट ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर, सॉरी ई नॉट बाई रूट टू इधर होगा, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू। और ये क्या चीज़ है, आर एम एस। ई नॉट कितना हो जाएगा, 220 रूट। तो हमारे घर में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो इतने का मिलता है, ना कि 220। अच्छा हाँ, उसका हम लोग आरएमएस बोलते हैं 220। हाँ। ओके। चलो अब आगे चलते हैं और सर्किट थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सर्किट थ्योरी में क्या है कि एक बार प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा और प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। फर्स्ट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब कि सिर्फ रेजिस्टेंस है सर्किट में और कुछ नहीं। तो एक रेजिस्टेंस लिया और एक मैंने करंट सोर्स लिया, सॉरी एसी सोर्स लिया। और एसी सोर्स में जो करंट है, देखो मैं दो चीज़ें को फंक्शन में एज्यूम कर लूँगा, या तो करंट सोर्स एज्यूम कर लूँगा या तो फिर मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उस सोर्स को एज्यूम कर लूँगा। और दोनों के फंक्शन को एज्यूम करता हूँ मैं बेसिकली, है ना। जैसे कि इसमें करंट जो है मैं मान लेता हूँ कि आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इस फंक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स का, ये कितना होगा मुझे निकालना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक काम होता है। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, बिल्कुल। और v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो सोर्स के अक्रॉस होगा रजिस्टर के क्रॉस भी उतना ही होगा। यस तो डेट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर। और आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं, जाएगा आई नॉट आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारा सोर्स के अबाउट निकल करके आ गया। तो अब समझना बात को, ये बहुत ही सिंपल देख करके लग रहा होगा, लेकिन अभी दूसरा हम लोग जब करेंगे कैपेसिटिव सर्किट तो उसमें मैं और अच्छे से समझ में आएगा। पहला चीज़ ये, क्या इसमें V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, यूज़ कर सकते हैं। क्या इसमें V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर ये यूज़ कर सकते हैं? हाँ, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे V इज इक्वल्स टू आई आर वैलिड है हमारा। क्या हम लोग वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, यूज़ कर सकते हैं। क्या हम लोग पीक वोल्टेज इज इक्वल्स टू पीक करंट इंटू आर यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा। और जब हम लोग फेज़र बनाएंगे तो क्या सोर्स का और करंट का फेज सेम है, ये भी प्लस ज़ीरो में और ये भी प्लस ज़ीरो यस में। तो रेजिस्टेंस के लिए जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग को याद रखना है कि द एक फेज सेकंड डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल इज ज़ीरो।
सर आपने माना है ना अभी तो 0 होगा, बट जीरो क्यों होगा? एक्चुअल v में इज तो इक्वल्स टू आई आर यूज किया ना, तो जीरो ही आया, उसमें फेज में तो कुछ चेंज नहीं आया। सर समझा नहीं है चीज। इक्वल टू आई फेज आर। डिफरेंस बिटवीन b एंड i इज जीरो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये तब समझ में आएगा जब कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट Okay. इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब क्या है, कैपेसिटर सिर्फ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं है, वायर में रजिस्टर नहीं है, और एक एसी सोर्स दे दें, ठीक है। और मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूँ कि इसमें v इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और मैं अब ये निकालना चाहता हूँ कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ठीक है क्या? ये सी है। यस सर। हाँ तो सर। सोर्स जो मुझे गिवन है डेट इज बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी गिवन। क्या मैं v जो है इस तरीके से बोल सकता हूँ, क्योंकि इस पे जो चार्जेस आएंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, वो किस तरीके से आएंगे, q इज इक्वल टू सी भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो पोलैरिटी तो फिक्स नहीं रहेगी शायद। पोलैरिटी फिक्स नहीं रहेगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू जीरो पे करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जो चार्ज आएंगे वो उसी तरीके से आएंगे, है ना? यस सर। ओके। तो q इज इक्वल Yes. टू कितना बोल सकता हूँ, c, और ये v कितना आ जाएगा, v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डी क्यू बाई डी टी, करंट मिल जाता है मुझे, कितना आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी, C. और डिवाइडेड बाय ओमेगा, Sir, मल्टीप्लाइड बाय into ओमेगा, omega. ओमेगा मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन कर दिया। नहीं एक को डिफरेंशिएट किया, एक को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। Minus नहीं लिखा ना. हाँ, माइनस नहीं डाला, ठीक है। तो ये करंट हमारा निकल के आ गया। तो करंट इज इक्वल्स टू हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, डेट इज वी नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस के जगह पे लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और भी नहीं, मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू बी बाय आर होगा, जिसको हम लोग आई नॉट बोलते हैं, है ना? सर ये आर कहाँ से आ गया? अरे यार, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, आई कितना Yes, होता है, sir. v बाय आर। हाँ मैं इस फॉर्मेट में इसको लाना चाहता हूँ। क्या ये कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है? इस फॉर्मूले से देख के मुझे पता चल रहा है कि हाँ, ये उसी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस तो दोनों। ये जो रेजिस्टेंस है वो एक कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये रेजिस्टेंस हीट जनरेट कर रहा है, नहीं। रेजिस्टेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी करंट के फ्लो को रजिस्ट करे, उसे ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, बराबर। तो कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा इसके लिए कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू दिस मच, लेकिन इसको हम लोग R से डिनोट नहीं करते हैं, X से डिनोट करते हैं। तो एक्स सी विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये कैसे रेजिस्ट करता है करंट? मुझे भी- ये जो फॉर्मूला है इसे याद रखना है, ठीक है? कैसे करता है बाद में भी देख सकते हैं, इसे याद जरूर रखना है। समझ में आया? एक्स इज Yes. इक्वल तो वो टू वन थ्योरी बाय क्लियर नहीं हो ओमेगा। रहा टाइप। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या तुम? थ्योरी क्लियर नहीं हो हाँ रहा? मतलब वो याद नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा। आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी,
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बस इतना समझो कि कैपेसिटर जो है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, एक्सी। ठीक है, ओके, क्या समझना है कि तो कैपेसिटर जो है वो एक मान लिया। रेजिस्टेंस की तरह, हाँ मान लो ये कैपेसिटर जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस का वैल्यू आर हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1/ओमेगा सी हम लोग डिनोट करेंगे, लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। तो नॉर्मली सॉल्व करना है ना, जो भी क्वेश्चन रहेंगे रेजिस्टेंस जैसे ही। अभी समझ में आते जाएगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम तुमको लग रहा है पढ़ रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो फिर भी बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। रिपीटर में तो हाँ, डायरेक्ट एलसीआर लेते हैं, प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव तो बताते ही नहीं, डायरेक्ट एलसीआर से। ठीक है, क्या इसमें मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये V इज इक्वल्स टू आई टी इंटू आर। आर की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सी लिखते हैं। हाँ कर सकते हैं रेजिस्टेंस। समझना अच्छे तरीके से। सेकंड, क्या हम लोग V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सी यूज कर सकते हैं। थर्ड, क्या हम लोग V आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बोलो, ये जो है हम तो लोग फर्स्ट यूज वाला तो आपने उससे नहीं यूज, डेरिवेशन किया था। नहीं ये यूज नहीं कर सकते हैं। इससे डेरिवेशन थोड़ी ना किया हमने, हमने डिफरेंशिएट करके किया है। अच्छा, आपने वोल्ट। ये वाला बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है, ये जो फंक्शन ऑफ टाइम वाला चीज़ है, ये हम लोग कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। कि अभी नीचे जितने भी सारे क्यों? केसेस पढ़ने वाले हैं, ये फंक्शन ऑफ टाइम वाला चीज़ जो है वो हम लोग कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्योरली रजिस्टिव सर्किट में यूज होता है। क्योंकि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट का फेज और सोर्स का फेज सेम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसा है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, ये आई नॉट है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और पोटेंशियल का कैसा फंक्शन है, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बस। तो बस। क्या दोनों सेम फेज में है क्या, नहीं, पाई/2 से लीड कर रहा है ये एक करंट मिनट वाला। रुको। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो सोर्सेस है, पोटेंशियल का सोर्स और ये जो करंट का है, वो दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों के बीच में पाई बाई टू हम्म, का फेज डिफरेंस है, तो इसीलिए हम लोग ये तो अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया आप? ये मतलब सेम फेज के लिए अप्लाइड रहता है एज अ हाँ, फंक्शन सेम ऑफ टाइम। फेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसलिए उस केस में कर रहे थे हम लोग, आप बोल रहे थे कि वो हाँ, सेम फेज में रहते हैं इसलिए। समझा। हाँ, थोड़ा बहुत समझे। अब ये अगर हम लोग फेजर बनाए, तो इसका और इसका जो वी नॉट है वो किस पे है, जीरो फेज पे है। तो वी नॉट अगर इस पे आएगा, मतलब सोर्स का इधर आएगा, तो ये जो है आई नॉट वाला वो कहाँ पे आएगा, पाई बाई टू पे आएगा। प्लस ये है या माइनस में, प्लस में, प्लस में आएगा ना। प्लस में आई आएगा करंट आएगा। तो मैं इसको पूरे सिस्टम को रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री से, क्योंकि फेजर है, और करंट को हम लोग हमेशा बेस बना करके चलते हैं, एक्स एक्सिस पे करंट को हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। तो जो पोटेंशियल है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक फिर ये कैपेसिटर का नीचे क्यों आया? 90 अच्छा, डिग्री से करंट पूरे को आपने सिस्टम बोल को लिया। रोटेट कर दिया ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है कैपेसिटर में लैग करता है पाई बाई टू से, पोटेंशियल। करंट से। हम्म, यस सर।
lags behind current by pi by 2, या फिर current leads the voltage by pi by 2 because there is a phase difference which is pi by 2. क्लियर है क्या? और रेजिस्टेंस वाले में क्या तो बट था, इसका करंट इधर था तो रेजिस्टेंस का भी सेम डायरेक्शन में था. ओके, बट सर इसका असली में मीनिंग क्या हो गया? मतलब लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, वो चीज नहीं समझ फंक्शन से तुम्हें पता चल रहा है कि अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो करंट 0 है क्या? देखो ऊपर फंक्शन, नहीं। क्या वोल्टेज 0 है? हाँ, करंट जीरो। इसको लीड और लैग बोलो. वोल्टेज नहीं है फिर भी अच्छा, करंट है. करंट। ओके, सही है। आगे चलते हैं हम लोग और प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखते हैं. प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो है, जैसा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा वैसा ही कुछ होने वाला है. प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और काफ़ी डेप्थ में समझना है तो मेरे 12th के लेक्चर्स देख लेना. आराम आराम भगा से रहे उसको हो? 3 लेक्चर में कवर किया है उसको. तुम लोग को भगाऊंगा या और क्या करूँगा? 1 साल भी नहीं मिलता हम लोग कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, 8-10 महीने में अरे कंप्लीट. सर, आप बोलते हो रिपीटर 7 महीने में हो जाता है, हम लोग को टेक्स्ट में। हाँ, बहुत ही कम टाइम में उसको कराना पड़ता है हर एक चीज़ को. तो अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता है और एक एसी सोर्स. और एसी सोर्स में कोई एक फंक्शन में तो एज्यूम करना ही है, या तो करंट एज्यूम कर लो या तो पोटेंशियल. तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, करंट एज्यूम कर लेता हूँ. आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. सर पोटेंशियल एज्यूम करके नहीं कर सकते? कर सकते हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए करंट सोर्स को एज्यूम कर रहे हैं. तो बट मुझे आप ये इन द निकाल, सेंस क्या हो जाता इन द सेंस अभी पता चलेगा. मुझे वी एस निकालना है, जो सोर्स मैंने अप्लाई किया है या फिर इंडक्टर के क्रॉस जो, वो क्या होगा, किस तरीके से वेरी कर रहा होगा पोटेंशियल, वो हमें निकालना है. तो एल क्या होता है, सॉरी एल बोल रहा हूँ, एल इज इंडक्टर. है? और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एल डी आई बाई डी। हाँ, तो ये हो जाएगा. इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई नॉट, साइन की जगह पे लिखूंगा मैं कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा आ जाएगा. और जो ई एफ होगा या फिर वी होगा वो एल डी आई बाई डी टी हम लोग लिखेंगे, विल बी इक्वल्स टू आई नॉट एल ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. अभी देखो हम लोगों ने आई से वी कैसे निकाल लिया, डिफरेंशिएशन करके. लेकिन अगर हम लोगों ने वी एज्यूम किया होता तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता आई निकालने के लिए? हाँ। तो ओके। कौन सा ज़्यादा यस इजी सर. होता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। इतना सोचोगे तुम? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इजी कौन है? टाइम ले रहे हो 5 मिनट. तो दोनों इजी लगते हैं। दोनों इजी लगता है, ठीक है। अच्छा. इसीलिए मैंने ओके। करंट सोच लिया ताकि डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए, प्रॉब्लम ना हो. तो इससे ये भी बोल सकते हैं जो इंडक्टर का उसका भी चेंज हो रहा है पोटेंशियल, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल है, डायरेक्शन चेंज हो बिल्कुल. तो रहा है। ओ, इधर अब देखो, इंडक्टर के क्रॉस जो होगा वो कितना लिखूंगा मैं, आई इंटू आर. वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है ना. तो यहाँ पे वी एस इज इक्वल्स टू या फिर वी एल इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्स सी, इसको लिख लेता हूँ. और ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स एल। एक्स एल. आ गया तो मैं एक्स सी और एक्स, सॉरी एक्स एल. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई तो एल एक्स एल क्या है हमारा, ओमेगा एल। ओमेगा एल, है ना. तो इसे हम लोग को याद रखना है कि
जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर के कारण से वो हमारा ओमेगा इंटू एल होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। फिर ऊपर वाला इक्वेशन इनकम्प्लीट है। हाँ, अच्छा, ऊपर वाला पाई सर बाय कंप्लीट टू हो गया। इंडक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखो, अब ये हो गया तुम्हारा आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग वी नॉट बोलते हैं, जिसको पीक वोल्टेज भी बोला जा सकता है। तो ये भी याद रखना है दैट आई नॉट पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल्स टू आई नॉट पीक करंट इनटू एक्सएल, है ना? इसमें फंक्शन ऑफ टाइम यूज नहीं कर सकते कुछ। किसी यस। में भी यूज नहीं कर सकते, इतना तो जान ही लो। फर्स्ट, क्या हम लोग वी टी इज इक्वल्स टू आई टी नहीं। एक्स एल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेकंड, क्या हम लोग वी आर एम एस इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, हमेशा इंडक्टर के क्रॉस लेना, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हाँ। हैं। वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, अब देखो, क्योंकि वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट बाई रूट टू होता है, आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट बाय रूट टू होता है। तो तो ये तो कैंसिल ही हो गया। आराम से कैंसिल आउट ही हो गया, आराम से यूज कर सकते हैं। अब फेजर की बात करते हैं। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। ओमेगा टी। और जो पोटेंशियल था इंडक्टर के क्रॉस वो था वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। कौन लीड कर रहा है? हम्म। सर इधर वोल्टेज लीड कर रहा पाई बाय 2 से, सही है। वोल्टेज वोल्टेज लीड कर। लीड कर रहा है, इधर वोल्टेज लीड कर रहा है। मैं इधर प्रेशर बना देता हूँ। करंट अगर इस जगह पे है तो वोल्टेज इधर होगा, वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाई टू। तो अगर मैं बोलूँ कि एक ही में हर एक चीज़ को डिनोट करना है, तो अगर करंट को मैं एक बेस बना के रखूँ, रेफरेंस बना के रखूँ, तो जो रजिस्टर है उसका V इधर होगा, कैपेसिटर का V इधर होगा, इंडक्टर का V इधर और होगा। तो इस डायग्राम को याद रखना है, कोई सा भी सर्किट होगा आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये वी यस सर। वोल्टेज ठीक है, इसमें लीड कर रहा है इंडक्टर में पाई बाय 2 से, और उधर और ये जो पीछे पोटेंशियल था, ठीक है। डिफरेंस है ये सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये किसका है? इंडक्टर के क्रॉस अक्रॉस इंडक्टर। पोटेंशियल। हाँ, सोर्स और अभी जो केस था इसमें सोर्स और इंडक्टर का सेम था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये ऑलवेज क्या देता है? इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या? कैपेसिटर के क्रॉस देता है, सोर्स के क्रॉस देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस देता है। बराबर है क्या? यस यस सर। सर। अब हम लोग समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्या है, इंडक्टर है मान लो, और तुम्हें इसमें V दे रखा है, V इज इक्वल्स टू 200 साइन ऑफ ओमेगा, लेट्स से इज 2 है, ओमेगा टी प्लस पाई विच इज पाई बाई 2। अब इसमें समझो हर एक चीज़ को क्या क्या है, और इंडक्टर का वैल्यू दे रखा है L इज इक्वल्स टू 2 हेनरी दे रखा है। तुम्हें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, वो कितना होगा बताओ? सर एक, सर 200 साइन 2t। नहीं, रुक जाओ सर, एक इस फेजर को याद रखो, बस इस फेजर को याद रखो, तुम्हारा काम हो एक जाएगा। सेकंड सर।
पहले मैं बता देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इससे सर नहीं पहले। समझ गया सर, आई एक्सएल इक्वल टू 200 करना और उसका साइन 2t रहेगा क्योंकि वो लैग करता है ना करंट, बस इतना ही। देखो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। दिस इज जनरल इक्वेशन। हम्म, अगर तुम्हें v गिवन है तो I का जनरल इक्वेशन ऐसा लिखेंगे, और लेट से अगर तुम्हें I गिवन होता तो v का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी पाई। प्लस। हमेशा 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 ऐसा ही करेंगे। जनरल, ओके। तो पहला ओके चीज तुम्हें इसमें क्या निकालना है, आई नॉट। तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट थिंग इसमें निकालना है आई नॉट। दूसरा क्या चीज निकालना है, आई नॉट क्या होगा ये निकालना है तुम्हें। दूसरा क्या चीज निकालना है तुम्हें, ओमेगा फेज, निकालना है, ओमेगा कितना होगा। और हाँ ओमेगा तीसरा क्या कितना। चीज निकालना है तुम्हें, फेज निकालना है, फेज क्या होगा। बराबर। अगर ये तीन चीज तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बराबर है। यस सर। सही है। हाँ हाँ, तो हमेशा ऐसा ही टारगेट रखा करो। इसमें भी क्या होगा, तुम्हें वी नॉट निकालना है, ओमेगा निकालना है, और फेज निकालना है। ये तीन चीज निकालना है। ओमेगा तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग, इट इज व्हाट, टू। वो कैसे ओमेगा बोलेंगे का, दोनों का सेम ओमेगा का? ओमेगा दोनों का सेम ही होगा ना यार, क्योंकि बात ही गजब कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या। हाँ, नहीं पता इतने देर से ओमेगा दोनों का सेम देख रहे थे या डिफरेंट देख रहे थे। नहीं, देख रहे थे बट क्या है रीजन इधर, क्यों, अगर इधर इधर चेंज ओमेगा होता तो सेम क्या है या हो जाता? डिफरेंट है। तो वो आपने लिया बट क्यों हरदम लिया सेम क्यों, रहता है वो चीज? वो प्रोसेस मैथमेटिकल रिलेशन सेम दे रहा है, मैं थोड़ी ना लिया, प्रोसेस अच्छा हो रहा अच्छा है अच्छा, ना। वी इक्वल टू आई आर, सही है सही है। हाँ, ये प्रोसेस में दे रहा है ना, ओके, मैं थोड़ी ना एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ ओमेगा सेम रहेगा दोनों। ठीक है। ओमेगा निकल गया हमारा। अब करंट की बात करते हैं, आई नॉट। आई नॉट कैसे निकलेगा, सर वी इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल होता है इस फॉर्मूले से। सो वी नॉट कितना है, तो डेट इज 200। आई नॉट मुझे निकालना है, एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा। एल। ओमेगा का वैल्यू गिवन है, एल का वैल्यू गिवन है, कर लेंगे। 50। ठीक है, ये हो गया। ओके। अब तो मुझे निकल गया आई नॉट, इधर से आई नॉट इज इक्वल टू 50 एम्पियर, जो यूनिट होता है वही यूनिट। ओमेगा निकल गया, आई नॉट निकल गया। अब फेज निकालना है। तो फेज निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, फेजर डायग्राम। टाइम जीरो पे जीरो v इज करेंगे इक्वल ऐसा। टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना था, पाई बाई टू, है ना। करेक्ट, हाँ उधर ईएमएफ रीड कर रहा था। ये 200 था। और क्या है ये, इंडक्टर है, तो इंडक्टर में कौन लीड करता है, ईएमएफ, ईएमएफ। ऊपर होगा। हम्म, तो यस सर। इसके ओके अंदर जो भी फंक्शन है, ये है फंक्शन, साइन के अंदर जो भी फंक्शन है उसमें पाई बाई टू मुझे क्या कर लेना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए, सब। है ना। उसमें हमें क्या कर लेना यस चाहिए, सर। माइनस कर लेना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई को लिखने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, कि इसके अंदर v के अंदर जो भी चीज लिखा है उसमें पाई बाई टू माइनस कर लो, 2t प्लस पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो यस जाएगा। सर। आई नॉट का वैल्यू पुट कर लो, इस 50 यस साइन सर। ऑफ, बस ये आ जाएगा करंट एज अ साइन ऑफ, फंक्शन ऑफ। सही है। ठीक है क्या। यस सर। यस सर। एक हाँ क्वेश्चन, सर। एक क्वेश्चन कैपेसिटर वाला कर लेते हैं। ओके।
मान लो कि v इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा का भी वैल्यू की दे देता हूँ मैं, ओमेगा इज 50 टी माइनस ऑफ या फिर प्लस ऑफ पाई बाय 5/2। 3। ठीक है, ये ले जाऊंगा। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। लेट्स से c is 6 माइक्रोफैरड। ओके सर, एक सेकंड। पहले जनरल इक्वेशन लिखो करंट का हाँ सर, वैसे ही कर रहे हैं। और हर एक चीज फाइंड आउट करते जाओ। आया? सर एक सेकंड सर, लास्ट। हम्म, यस सर, हो गया। क्या आ रहा है आंसर? सर आ रहा है 0.06 साइन 50t प्लस 5/6। ओके, सभी का ये आ रहा है? चेक कर लेते सर हैं, एक देखो। मिनट बस हो। हाँ, नहीं सर, कर रहा हूँ। सर आप टेस्ट डाल दीजिए ना, बाकी चैप्टर्स। क्या डाल दो? सर 2/3 सर मॉडर्न साइन फिजिक्स वो सब करते हैं। हाँ, कितना आया आंसर? 2/3 मेरा तो साइन 0.0। प्लस 5/6। चलो देखते हैं। तुम्हें वोल्टेज दिया गया है ना, ये और क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में तो नीचे होता है, और करंट को अगर तुमने एक रेफरेंस लिया है, करंट। करंट को तुमने एक रेफरेंस लिया है, तो जो भी वोल्टेज है, अगर तुम्हें वोल्टेज गिवन है, ये गिवन है, तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे? पाई/2 ऐड करना चाहिए, तभी तो करंट। 5/2। हाँ, तो अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जो भी चीज़ लिखा हुआ है, उसमें पाई/2 ऐड करके लिख दो। तो हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ 50t प्लस पाई/3 प्लस पाई/2। अब यस सिर्फ निकालना क्या है मुझे? आई नॉट निकालना है। आई नॉट का वैल्यू क्या होता है? सर v/xc, v इज मतलब v इक्वल टू नॉट। आई इंटू आर होता है ना, हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखो। v इज इक्वल टू आई आर। यस तो कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस कितना लेते हैं? XC लेते हैं। अपॉन यस। ओमेगा इंटू। तो यहाँ पे तुम ये जो नीचे है सब नोड में, या तो तुम पीक ले सकते हो या फिर तुम आरएमएस ले सकते हो। दोनों यहाँ पे आरएमएस या फिर पीक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें आई नॉट निकालना है, मैक्सिमम पीक वाला निकालना है। तो यहाँ पे वी भी तुम्हें मैक्सिमम लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स। और मैक्सिमम कितना है? 200। 100 और एक्सी कितना होता है? 1/ओमेगा c। 1/ओमेगा c, तो ओमेगा c ऊपर आ जाएगा। ओमेगा तुम्हें गिवन है, सी तुम्हें गिवन है। सी लेकिन माइक्रोफेरेड में, 6 हाँ इंटू सर, वही टेन रेज टू चीज। पावर -6, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हाँ सर। ये ऊपर आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा 50 हो गया नेट से, और सी का वैल्यू हो गया 6 इंटू 10 रेज टू पावर -6 हो गया।
माइंड ये तुम्हारा आई नॉट निकल रहा है। 0.06। हाँ, आई नॉट का वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कैसे दिया जा सकता था? इसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया जा सकता था। बोलता कि एक एसी सोर्स है जिसमें कि पीक वोल्टेज जो है 200 है, और जो और क्या है, और जो फ्रिक्वेंसी है या फिर ओमेगा है वो 50 दिया गया। ओमेगा दिया हो या फिर फ्रिक्वेंसी दिया हो, बात एक ही, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। तो फिर तुम मुझे बताओ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है तो उसमें हम लोग सिर्फ फाई को नहीं बता पाएंगे, बाकी हर एक चीज़ को बता पाएंगे। क्लियर है? मतलब 5 भी अगर 0 मान लेते हाँ, हैं तो। क्योंकि यहाँ पे हाँ अगर वो 0 मान लिया तो ऑब्वियसली पाई/2 लिख लेंगे, लेकिन ये इनिशियल फेज पाई/3, उसके रेस्पेक्ट में तो हमारा इतना होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बोलो या फिर थ्योरी के फॉर्म में बोलो। अगर तुम्हारे पास आरसी सर्किट गिवन है, आरसी सर्किट गिवन होगा तो उसमें एक रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटर होगा कैपेसिटी। और एक एसी सोर्स होगा। और लेट से इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें गिवन है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तुम्हें बताना है कि जो सोर्स है, ये सोर्स का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, सोर्स का पोटेंशियल हम लोग किस तरीके से निकालें, तो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद तुम लोग करोगे। देखो क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ये बता दूं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी आर है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी सी है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके क्रॉस जो सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी वो आर क्या प्लस। लिख, वी आर प्लस और पी सी बोल सकता हूँ। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ये फेजर वाला काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पीक किसी भी सोर्स के क्रॉस अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पीक ऐड कर या दो। फिर आरएमएस इज इक्वल्स टू वी रेजिस्टेंस के क्रॉस पीक प्लस आरएमएस प्लस वी सी आरएमएस। ये गलत है, ये रिलेशन रॉन्ग है। कभी भी ये नहीं लगा सकते हैं। चाहे यहाँ पे आरएमएस लिख लो चाहे नॉट लिख लो, ये गलत है रिलेशन। फेजर हम लोग इस तरीके से नहीं करते, सुपरपोजिशन इस तरीके से नहीं करते, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत स्टूडेंट को मैं यस। देखता हूँ गलत करते हुए, बहुत ज़्यादा। तुम भी करोगे एक टाइम पे। तो मुझे अब क्या करना है, रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए निकालना है ना। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बिल्कुल सही, ये तो आर के क्रॉस निकल के आ गया। क्या हम लोग इसके क्रॉस लिख सकते हैं क्या ऐसा, वी सी इज नहीं इक्वल्स टू आई टी एक्स सी। नहीं, नहीं सर। ऐसा नहीं कर सकते है ना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे करना पड़ता है, इस टाइप के चीज़ों के लिए मुझे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, कितना गिवन है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और मुझे वी निकालना है। तो वी कैसे निकालते हैं हम लोग, पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट। करंट लीड करता है। करंट लीड करता है। तुम्हें क्या गिवन है, करंट गिवन है, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस करना पड़ेगा अंदर जो भी चीज़ गिवन है। -5/2। ये सर, तो अंदर कितना आ जाएगा,
ओमेगा टी माइनस पाई बाय, और पीक वोल्टेज कैसे निकलता है हमारा, पी नॉट इज इक्वल टू आई I नॉट इंटू एक्स। सही है। यस सर। ठीक आई नॉट इंटू एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो क्या मुझे दोनों चीज पता चल गया, ये और ये, है ना। यस अब दोनों के हाँ वैल्यूज को यस पुट सर। कर लेता हूँ मैं, तो ये सुपरपोजिशन वाला काम हो रहा है। हाँ सर एक्जेक्टली एम्पलीट्यूड और स्क्वायर्ड हो जाए। तो सोर्स के क्रॉस जो होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी इक्वल टू दोनों का एडिशन। तो पहला कितना था, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ साइन ओमेगा ओमेगा टी टी माइनस। माइनस पाई बाय 2। इस टर्म को मैं पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर बोल लेता हूँ, ठीक है। और इस टर्म को पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बोल सकता हूँ, पाई बाय 2। और ये एस का आ गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो v मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगा, और जो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा वो ऐसा होगा, v नॉट सोर्स के क्रॉस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है कि नहीं। ओके यस तो सर। मुझे इसमें क्या क्या निकालना है फिर से, वी नॉट एस ओमेगा और फाई फाइव। ओमेगा हमें पता है, यहाँ पे गिवन है सेम होता है। रहेगा। हाँ, मुझे बस फाई निकालना है। फाई के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी देखेंगे। और वी नॉट एस के लिए क्या करते हैं हम लोग, वो भी देखेंगे। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बढ़िया, वो भी फैक्टर है। देखेंगे। ठीक है, तो वी नॉट एस विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, कॉस डेल्टा फाइव। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। और फेजर डायग्राम एक सिंपल तरीका है इस चीज़ को निकालने के लिए, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इस चीज़ को देखो ध्यान अच्छा से, मतलब दूसरा ओके क्या करंट हमारा रेफरेंस है ना। तो मैं इस पे करंट को बना रहा हूँ, ये करंट है। अब मेरे पास दो चीज़ है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। हम्म बताओ, रजिस्टर के क्रॉस जो होता है पोटेंशियल वो सेम फेज में होता है, फेज में रहता तो वी यस सर। आर जो है ये पीक वाला वो इधर आएगा, वी नॉट आर है। वी में। आर हाँ वी आर हाँ और ये वी सी कहाँ पे आएगा, खुद बता रहा है, माइनस ऑफ पाई नीचे बाय 2, जो कि यहाँ पे भी पता है ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है। ये आ जाएगा वी नॉट आर, सॉरी वी नॉट सी। तो क्या मुझे वेक्टर एडिशन करना चाहिए इन दोनों का, यस सर। फेजर है। हाँ तो ये सोर्स के क्रॉस को मैं देगा, और ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया, ये पीक दिया है, ये वाला पीक दिया वी नॉट एस। क्लियर है क्या। और फेज डिफरेंस यहाँ पे यस जो सर। फाई था वो ये वाला फाई है, दिस इज फाई। तो टेन फाई कितना इसके साथ निकलेगा पाई बताओ, आएगा। टेन फाई विल बी इक्वल्स टू वी नॉट सी डिवाइडेड बाय वी नॉट आर। और वी नॉट सी कितना होता है, ये वी नॉट सी सर ये पाई वाला नहीं समझा आपने। फेज है ओ ना, आर रेजिस्टेंस के साथ। फेज है ना। एसएचएम में हम लोग फेज इसी तरीके से लेते थे ना। ओके हम्म, ओके इसके साथ ही लेंगे। बराबर। तो वी नॉट सी कितना है, दिस मच।
और वी नॉट आर कितना है, दिस मच, आई नॉट एक्स सी आई नॉट इंटू आर, नॉट कैंसिल आउट हो गया, टेन फाइव कितना हो गया, टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ये आंसर निकलता है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ गया। समझ गया था सच में। है ना? तो हाँ ये जो चीज है इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अगर है और इस डायरेक्शन में एक्स सी है, तो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, इन दोनों का फेजर डायग्राम में एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। सर अभी आप वोल्टेज में रेजिस्टेंस से कैसे आ गए हैं? अभी क्या? आप वोल्टेज, सर अभी आप वोल्टेज का बता रहे थे फेजर, अभी देखो, रेजिस्टेंस का भी फेजर होता है क्या? ये बी नॉट एस है, इन दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस तो होगा, अच्छा इक्विवेलेंट, ओके। है ना? उसको हम लोग जेड बोलते हैं, इसको हम लोग आई उसको नॉट, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते? हाँ आई नॉट नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं होता, जैसे हमारा वोल्टेज डायरेक्टली ऐड नहीं होता है ये दोनों, उसी तरीके से ये भी डायरेक्टली ऐड नहीं होता, साइन ऑफ ओके ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है? तो इस जेड को हम लोग यस बोलते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ गया। सिंपल है। तो क्या हम लोग अब, ये सिस्टम था ऐसा और मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, तो इसके क्रॉस है हम लोगों ने सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करी, तो क्या हम लोग सोर्स के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू जेड लिख सकते हैं क्या? नहीं, फंक्शन ऑफ टाइम वाला तो कभी भी यूज नहीं हो पाएगा। दूसरा, क्या सोर्स के क्यों? अक्रॉस पीक पोटेंशियल और इस करंट का पीक पोटेंशियल इनटू जेड लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तीसरा, क्या वी आर एम एस वाला लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ। हाँ सर, इस केस में क्यों नहीं लिख सकते? मतलब वो भी लाइन के अलॉन्ग ही ऑफ कोर्स है, टाइम टाइम। हमारा अलग अलग डिफरेंट है ना, ये जो फेज है करंट का इधर था और सोर्स का वोल्टेज का पोटेंशियल का जो भी इस डायरेक्शन में, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे दोनों चीज सेम थोड़ी ना, सेम फेज में है क्या? नहीं, नहीं। वैसे फंक्शन ऑफ टाइम वाला तो वैसे भी नहीं दे सकते, ठीक है? तो यस सर। फेजर इसका कैसे बनाएंगे, इसका फेजर इस तरीके से रहेगा, रेजिस्टेंस इस तरफ और कैपेसिटर एक्सी इस तरफ, एक्सी वन बाय ओमेगा सी होगा, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरफ, जिसको हम लोग जेड बोलते, ये होगा फेज डिफरेंस, टेन फाइव कितना हो जाएगा, एक्सी बाय आर। एक्स की बाय सेम। नेक्स्ट इज इंडक्टिव, एल आर देख लेते हैं। एल आर वाले में एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, ये ऐसा। तो फिर से वही कहानी, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों ने एज्यूम किया, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एक्स एज्यूम, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी एल, और इसके क्रॉस वी आर, ठीक। और इसके क्रॉस वी एस है। तो वी एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग वी एल एज ए ऐड फंक्शन ऐड ऑफ कर। टाइम प्लस वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐड कर सकते हैं।
तो पहला बताओ वी आर कैसे कितना आएगा, वी नॉट आई आर। आई नॉट, हाँ बोलो आई I नॉट, not in हाँ सर, आई omega नॉट t इंटू आई आर नॉट साइन ओमेगा टी। sin omega t साइन ओमेगा टी, सेम फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वी एल कैसे निकलेगा, एक्सएल इंटू आर, एक्सएल इंटू एक्सएल कितना, आई होगा ना, सॉरी आर बोल रहा हूँ, आई नॉट not आई नॉट साइन ओमेगा टी sin omega t plus और plus pi by 2 फेजर फेजर करके वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो हाँ प्लस पाई बाई टू सही। प्लस पाई बाई टू, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूँगा और इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगा, वी एस सोर्स के क्रॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू पीक पोटेंशियल सोर्स के क्रॉस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। मुझे क्या निकालना है, वी नॉट एस और फाई निकालना है। तो फेजर बनाऊंगा मैं, है ना। क्या क्या चीज़ है इसमें, कैपेसिटर नहीं है तो इस चीज़ को तो हटा ही दो, सिर्फ दो ही चीज़ बनेगा, एक रजिस्टर इधर होगा पी आर, करंट हमारा एज ए रेफरेंस है, वी एल इधर हो गया और वी आर इधर हो गया, क्योंकि पीक वाला है, वी नॉट एंड वी नॉट। इसमें इधर फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, पीक से लेते हैं, एम्पलीट्यूड लेते हैं ना इसीलिए, और दोनों को फेजर से ऐड कर लिया, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वी नॉट एस, ये वाला चीज़ है कि नहीं। और वी नॉट एस निकालने का तरीका एक ये भी है कि तुम आई नॉट इंटू जेड कर लो, तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट हाँ कितना आ जाएगा। रूट ओवर, सब परपेंडिकुलर रहेंगे तो डायरेक्ट रूट ओवर। हाँ बिल्कुल, इंडक्टर इस तरफ, इधर आ जाएगा जेड, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल स्क्वायर, एल एक्सएल स्क्वायर, सर तो ओमेगा स्क्वायर एल वी नॉट, ओके, स्क्वायर। एक्स एल स्क्वायर, वी नॉट एस कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेड, और कितने से लीड कर रहा है, 10 पाई एक्सएल बाय आर। एक्स एल बाई आर से। तो अब इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई नॉट रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, पाई की जगह पे लिखूंगा टेन इनवर्स एक्स एल बाय आर। समझ में आया क्या चीज़। yes sir सर एक सेकंड देखने मुझे। तो कभी पोटेंशियल भी गिवन हो सकता है और उससे तुम्हें दूसरा चीज़ निकालना दिया जा सकता यस सर, सर एक सेकंड, है। एक लास्ट टाइम। यस लास्ट इज एलसीआर सर्किट करते हैं हम लोग। सर, एलसी नहीं होता क्या इसमें अल्टरनेटिंग में? हाँ एलसी भी होता है, होता है। एलसी अभी मैं एलसीआर में कराऊंगा। प्योर एलसी नहीं? हाँ हाँ, एलसी भी होता है, एलसीआर सर्किट के लिए। एलसीआर में तुम कुछ भी, ये सभी का कॉम्बिनेशन है। अगर तुम ओके। एलसीआर में, एक पहले तो बना लेता हूँ फिगर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर रेजिस्टेंस,
ये है एल या फिर एक्सएल, और ये सी, और ये आर। और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर तुम इसमें इस चीज को हटा दो तो कौन सा सर्किट बन गया? आरसी सर्किट। आर RC circuit. Yes, sir. अगर तुम इसमें इसको हटा दो तो कौन सा सर्किट बन गया? एल आर। एल आर। अगर तुम इसमें आर को जीरो कर लो क्या बन गया? अच्छा LC. एल सी। अगर तुम इसमें इन दोनों को हटा दो या फिर दोनों के वैल्यू को जीरो कर लो क्या बन गया? अच्छा प्योर प्योरली Purely. प्योर इंडक्टिव इंडक्टर। सर्किट। तो इसीलिए क्या Yes, कराते sir. हैं सभी लोग एलसीआर डायरेक्ट करा देते हैं। क्लियर है? अच्छा केसेस बना देंगे सबके। हाँ, लेकिन मैंने एक एक करके कराया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में। थैंक अब करंट एज अ Thank you, फंक्शन sir. ऑफ टाइम नहीं, मैंने 12th वाले को भी पूरा बेसिक बताया, तुम्हें तो फिर भी दो तीन चीजें नहीं कराया मैंने, क्वेश्चंस भी अभी इसमें कराना बाकी है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसको रेफरेंस लिया, और फिर से वही काम कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी एल होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वी सी होगा और वी आर होगा। यू। 3 एसएचएम का एडिशन होगा। और इसके हाँ, तो फेजर में तीन फंक्शन आ रहे हैं, हाँ, बी एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या तीनों के फंक्शंस निकाल सकते हो क्या? फटाफट निकालो हाँ जल्दी से, निकाल लेंगे। निकालो जल्दी से। और मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, बस इस डायग्राम क्या को याद फॉर्मूला? रखना। करंट इधर है तो बी आर इधर होगा, बी एल इधर होगा और बी सी इधर होगा। बी एल क्या लिखूँ मैं, बोलो? आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 है। आई नॉट आई इंटू नॉट इंटू एक्सएल, एक्सएल। एक्सएल L into sin omega t plus pi by 2. हाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बिल्कुल सही, ये देखो आराम हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे तुम्हें पाई बाई थ्री गिवन होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे इस जगह पे क्या कर लेता, 5/2 प्लस 5/2। पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई टू कर लेता, सिंपल था, हाँ क्योंकि इस जगह पे जीरो है, Yes. इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पाई बाई। सी वाले में बताओ। I माइनस naught 5/2 x आ जाएगा। आई नॉट sin इंटू omega t minus pi. एक्स सी XC XC साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस 5। माइनस पाई minus बाई। pi by 2. और लास्ट वाला वी आर तो आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। आई नॉट आर, रेजिस्टेंस वाला Sin सेम omega. फेज में है ना, साइन हाँ ऑफ साइन ओमेगा। ओमेगा टी। तो ये वी एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। मुझे इसी को सॉल्व करना है, मुझे इसी के रिजल्टेंट निकाल फेजर से। इसे हम लोग क्या फेजर से बोलते हैं? निकाला हुआ। पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। और ये क्या चीज़ है? पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो फेजर हम लोगों ने यूज़ किया, इधर होगा पी नहीं दे वी रहा, आर। करंट, करंट सोर्स का मैं एक रेफरेंस हमेशा लेके चलूँगा। और अब इस डायरेक्शन में होगा वी आर, मतलब पीक पोटेंशियल वाला वी नॉट आर। और नीचे किधर क्या होगा? वी नॉट सी। वी सी और इधर क्या होगा? वी नॉट वी एल। नॉट आर सॉरी एल। तो या तो ये बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में या तो ये बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा, अच्छा सम हो जाएगा ना। हाँ राइट। है ना? तो अगर सपोज रेजिस्टेंस नहीं होता तो बस तुम्हें एक चीज़ मिलता। तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। अगर ऐसा है तो हमारे पास अब सिर्फ दो वेक्टर बचे, एक इस डायरेक्शन में वी नॉट आर, दूसरा इस डायरेक्शन में कितना, वी नॉट एल माइनस ऑफ वी नॉट सी। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा?
इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट V है, नॉट L, अच्छा हाँ, which will be equals to V naught S is equals to root under of V naught R का होल स्क्वायर प्लस V naught L माइनस V naught C का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ सर, क्या मैं इसको I naught इंटू जेड लिख सकता हूँ? हाँ पीक वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, तो सही। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को ना बना करके इस चीज को बना लेते हैं, रेजिस्टेंस XC और XL को बना लेते हैं। तो इधर होगा रेजिस्टेंस और इस डायरेक्शन में होगा XL और इस डायरेक्शन में होगा XC। ये है क्या चीज़? ये तो I नॉट इंटू XC है और ये क्या चीज़ है? I नॉट इंटू XL है। तो I नॉट तो हर एक में कॉमन है, I नॉट को हटा लो तो सिंपल सा ये चीज़ आ गया। अब मुझे इसी का रिजल्टेंट लेना है, तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि XL इज ग्रेटर देन XC। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला था V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C, एज्यूम किया हमने। तो अब क्या हो जाएगा, R तो इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में XL माइनस ऑफ XC है। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं, रूट अंडर ऑफ R XL माइनस स्क्वायर XC का प्लस स्क्वायर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान था फेजर से। और सर टेन ऐसा फाइव भी कितना हो पॉसिबल है ना जाएगा? कभी तो, रुक जाओ ना, टेन फाइव कितना हो जाएगा? XL माइनस XC अपॉन R। XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। चलो, यस, तो ये LCR सर्किट हो गया। पहला चीज, इसमें V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू एक्स, तो नहीं Z लिख सकते हैं और RMS वाला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फंक्शन ऑफ टाइम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जब भी LCR सर्किट आए तो इस तरीके से देखना है इसको, फेजर। फेजर से देखना है। सबसे पहला ही काम तुम्हें यही करना है, कोई भी सर्किट गिवन हो, कुछ भी क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहला काम तुम्हें करना है रेजिस्टेंस निकालना है, XC निकालना है, XL निकालना है। ठीक है, और उसको फटाफट तुम क्या कर लेना, फेजर में बना देना। सबसे फर्स्ट काम, कुछ मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है ये किए बिना तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो रेजिस्टेंस इस तरफ XC और इस तरफ XL। क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा कि XL बड़ा है या XC बड़ा है, XC बड़ा हुआ तो नीचे आ जाएगा XC माइनस ऑफ XL और इस तरफ हो जाएगा रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट निकाल लेना। इधर आ जाएगा, इधर से आ गया जेड, विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस ऑफ XL का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? और इस बार फाई जो है वो नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ओमेगा टी प्लस फाई कर देते तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई लिखेंगे। और ये जो है ये हमारा रेफरेंस है, करंट हमेशा इसमें रहता है, तो ये है हमारा सोर्स का, ये हमारा सोर्स का, और उसके बीच में फेज डिफरेंस है। क्लियर? इम्पीडेंस उस पर नहीं डिपेंड कर रहा कौन बड़ा है ना। इम्पिडेंस, हाँ वो चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सर ये जो फेजर डायग्राम बनाता है एकदम करंट को सोर्स लेके बनाते हैं ना, वोल्टेज और सबको ले सकते हैं क्या उसमें? नहीं, सिर्फ करंट को लो, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। तुम वोल्टेज को भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे नो दिमाग में कंफ्यूजन। हाँ कंफ्यूजन हो सकता है। करंट को बेस मान करके चलो, ज़्यादा बढ़िया रहता है पढ़ने में। तो तुम्हें क्वेश्चन में करंट ना दे करके V दिया जा सकता है, V से बोलेगा तुम्हें I निकालने के, या फिर I गिवन हो सकता है, I से बोलेगा तुम्हें V निकालने। तो हर एक केस में तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फेजर। फेजर डायग्राम।
और उसी के बाद ही हम हर एक चीज़ को निकालेंगे। ठीक है क्या? इस रिलेशन से दैट वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, सेकेंड स्टेप यही रहेगा हमारा। और थर्ड स्टेप में फंक्शन लिख लेना, या तो करंट का या तो v का। ठीक है, हाँ Yes, sir. सब क्वेश्चन कर रहा तो हूँ। एक क्वेश्चन करो। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें। आराम से क्वेश्चन को करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला क्वेश्चन, आराम से। टाइम नहीं। टाइम लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, दैट इज 4 ओम, और लेट से एक्सी जो तुम्हें दिया गया है दैट इज 7 ओम। हाँ, जो दोनों का यूनिट होता है वो ओम ही होता है, एक्सएल बोलो या फिर एक्सी बोलो। ठीक है क्या? हाँ, और एक्सएल जो है वो भी 4 ओम का है। और यहाँ पे तुम्हें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की कितना की मैंने, मान लो कि 5 साइन ऑफ ओमेगा टी, सिंपल कर। तुम्हें सोर्स के क्रॉस निकालना है, वी एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल। सबसे पहले फेजर बनाओ, सबसे पहले फेजर बनाओ। सिंपल जनरल इक्वेशन। ना ना ना, जनरल इक्वेशन का भी कुछ मत लिखो, सबसे पहले फेजर बनाओ। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँ। सबसे पहला फेजर, दूसरा फिर ये वाला काम करना, ठीक है। तो स्टार्ट कर। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें फेजर बनाना होता है ना। तो ये पहला काम है, मैंने इसको फेजर बनाया। फेजर डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ पे जाता है, इस जगह पे रखा था, ये रेजिस्टेंस है। ये कहाँ पे आता है, नीचे आता नीचे है। ये आ गया एक्सी इज इक्वल टू 7। और ये किस जगह पे आता है, ऊपर, एक्सल इज इक्वल टू 4। yes. 4. मैग्नीट्यूड में कौन सा ज़्यादा है, 7, नीचे आ जाएगा हाँ, रिजल्ट। तो नीचे आ right. जाएगा, डेट इज एक्स सी 3 माइनस ऑफ एक्सएल विच इज इक्वल टू 3। और रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4। 4 4. इक्विवेलेंट जेड मतलब कि इम्पीडेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया, दैट 5 इज 5. इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वही आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स सी माइनस ऑफ एक्सएल का होल स्क्वायर विच इज 5। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट 5 ओम आया। तो मैंने ये बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक करंट होता है, और इसी के ऊपर क्या होता है, सोर्स का पोटेंशियल। तो ये मैं अब वापस से ड्रॉ करूंगा, है ना। और इसके बीच में एंगल है फाई, टेन फाई कितना आ जाएगा। तो डायरेक्ट उधर से नहीं निकाल सकते इम्पीडेंस ओह वाले से कोई टाइम दिक्कत नहीं, हाँ ये तो फाई है, मैं तो यहीं से निकाल रहा हूँ ना। टेन फाई कितना आया, 3/4। टाइम 3 बाई 5, 4. 4 3/4 आ गया। तुम्हें क्या Yes, sir. गिवन है, आई गिवन है। आई इज इक्वल टू क्या है, 5 साइन ऑफ ओमेगा टी। पाई इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 27 डिग्री। वी नॉट एस कितना होगा, और मुझे क्या सर निकालना है, वो वी 25 सोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू वी नॉट एस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। मुझे ये सारी चीज लिखना है। वी नॉट एस का वैल्यू आई नॉट इंटू जेड, Z Yes. 20 आई नॉट 5 है, 5 इंटू 5 25. डेट इज 25। आ जाएगा 25 साइन ऑफ करंट का जो भी चीज लिखा हुआ है
जो भी चीज़, अगर सपोज π/3 लिखा होता तो भी हमारा फेजर डायग्राम ऐसा ही बनता, करंट रेफरेंस में ऐसा ही होता। तो मैं पूरे के पूरे चीज़ को यहाँ पे लिख देता, ओमेगा टी प्लस π/3, और मुझे करंट पता है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? माइनस करेंगे, माइनस। है ना। इस डायरेक्शन यस में जाते हैं तो माइनस करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। माइनस कर दिया, मुझे वी एस निकल जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे अभी π/3 गिवन नहीं है तो मैं इसको इरेज कर दूँ। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। तो ये हमारा फाइनल हाँ सर। आंसर आ जाएगा 25 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 37 डिग्री। इसमें तुम्हें क्या बोला, इम्पिडेंस का क्रॉस, क्या बोल रहे हो? तो इम्पिडेंस का क्रॉस है हरदम वोल्टेज ऑफ द सोर्स नहीं है ना टाइप, फिर उसके हाँ, बीच में वो जिस तरफ जेड है उसी तरफ ही तुम्हारा सोर्स का पोटेंशियल आएगा, और जिस तरफ रेजिस्टेंस है उसी तरफ ही तुम्हारा आई आएगा। तो कहीं कहीं पे तुम्हें कॉस पाई देखने के लिए मिल सकता है। जेड का कंपोनेंट, जेड कॉस पाई इज इक्वल टू आर, सो कॉस पाई कितना आ गया, आर बाय जेड। किसी किसी जगह पे कॉस यूज करते हैं, ठीक है क्या? ये हाँ सर। यस सर। क्या बोलना चाह रहा था इसमें? अच्छा, लेट से कि अगर तुम्हें बोलता कि मुझे कैपेसिटर के एक क्रॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के बताओ, कितना होगा कैपेसिटर के क्रॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पोटेंशियल? सर आई इज अ फंक्शन ऑफ, नहीं सॉरी ये तो नहीं अप्लाई होगा, एक्स आई नॉट इंटू साइन। ये वाला फेसर देखेंगे हम लोग से, या इस तरफ बी सी होता है, यस सर। तो हमें क्या पता है, आई पता है, आई से मुझे ये निकालना है, बी नॉट सी कितना होता है, आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि इसका तो जीरो में है, ये जीरो में ही माइनस π/2 आया ना। यस। हाँ। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर, चलो यहाँ पे एलसीआर सर्किट में ये तीनों निकाले थे, 1 2 3, उसी तरीके से निकाले, ठीक है क्या? यस सर। हाँ सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है, ये एलसीआर सर्किट फिर से है, लेकिन इस बार पोटेंशियल गिवन है सोर्स के क्रॉस, दैट इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज टी, ऐसा गिवन है। और ये रेजिस्टेंस गिवन है तुम्हें 5 ओम, XL is 10 ohm, XC is 10 ohm। ठीक है, find I, find current in the circuit as a function of, सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, फेजर और फेजर। दूसरा काम, दूसरा काम है मैक्सिमम पोटेंशियल, सर ये पोटेंशियल सोर्स का B इज इक्वल्स टू I इंटू जेड, ये फॉर्मूला लगाना। यस सर। दूसरा काम ये है। तीसरा काम ये है कि जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना है, B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए या फिर I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। सॉल्व करो इसको, यस चलो करें, देखो देखते हैं। सर, एक सेकंड हो गया सर। हाँ, इससे पहले जो 10 दे रखा था यहाँ पे, वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट बन गया था, वो क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको वापस से चेंज कर दिया 5 ओम में।
ओके तो सबसे पहला फेजर इस तरफ हो जाएगा एक्सी, एक्सएल एंड रेजिस्टेंस। उसमें भरा है एक्सएल, इस तरफ कितना आ जाएगा, एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी इज इक्वल टू 5 और आर आ जाएगा 5। इम्पिडेंस आ गया सर कितना, आप उल्टा लिख रहे हैं। सर उल्टा लिख रहे हैं। 5√2। यस सर 5√2। हाँ ये सर। पहला काम था। दूसरा काम क्या करना है, पाई निकालना है। हाँ, नहीं सॉरी ई आई नॉट। नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। ये सोर्स हाँ के क्रॉस हमेशा निकलता है। ये फॉर्मूला जेड लिखा है तो सोर्स के क्रॉस, वही अगर मैं एक्सएल लिख लूँ तो एल के क्रॉस निकल जाएगा। वही मैं अगर यहाँ पे आर लिख लूँ तो रेजिस्टेंस के क्रॉस निकल जाएगा। यस सर। ये कितना हो जाएगा, आई नॉट, जो पीक करंट कितना दे रहा था, आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी वी एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ है, वी नॉट 220, यस सर। यस सर 20 इज इक्वल टू आई नॉट, फाइंड करना और जेड तुम्हारा 5√2। 5√2। तो इधर से तुम्हारे पास 40। आई नॉट निकल के आ गया, डेट इज 220 डिवाइड बाय 5। यस यस सर। अब यहाँ पे तुम्हें रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में करंट देना है और इस डायरेक्शन में तुम्हें वी सोर्स का देना है। -45। हाँ ये करंट और ये सोर्स का, इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 45 था। 45 का 45, मुझे क्या गिवन है, मुझे वी एस गिवन है। इस बार कितना है वी एस, 220 साइन 2 पाई 50 हर्ट्ज टी, प्लस में कुछ नहीं था ना, नहीं, कितना है। तो तुम्हें ये गिवन है और तुम्हें आई को निकालना है, तो क्या करना चाहिए, 45 ऐड, -45। हाँ 45 माइनस करना है मुझे, जो भी है करंट इन द सर्किट सोर्स वाला तो कुछ होता नहीं है, आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये चीज़ जो है वो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, दिस माइनस ऑफ दिस एंगल, माइनस ऑफ 45 डिग्री, और आई नॉट कितना आ जाएगा, दिस मच, यस 220 डिवाइड बाय 5। तो काफ़ी इजी है, अगर तुम्हारे अंडर अंडरस्टैंडिंग आ गया, समझ में आ गई चीज़ें, फिर कभी मुश्किल नहीं होगा, है ना। ओके नेक्स्ट इज पावर, देखते हैं हम लोग। तो अब हमारे लिए समझना आसान है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है वी इंटू आई। और अगर हम लोग पावर निकालते हैं वो कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू, हो सकता है कि जेड इस डायरेक्शन में होगा और आर इस डायरेक्शन में होगा, तो जो सोर्स का पोटेंशियल होगा इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा फेज डिफरेंस, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट लिखा भी मैंने, पोटेंशियल अब कितना होगा, आई नॉट इंटू जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, बराबर। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, आई नॉट स्क्वायर जेड, जो भी चीज़ है बाकी साइन में ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी, जीरो से लेकर के टी तक। तो वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, आई स्क्वायर जेड साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से कैपिटल टी तक, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा जाएगा, टाइम कंज्यूमर। तो फाइनल आंसर जो
पी एवरेज निकल करके आता है वो हमें बस याद रखना है, दैट इज आई नॉट स्क्वायर जेड इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसको वापस से रिफॉर्म कर सकते हैं, आई नॉट बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस अल्फा। आई नॉट बाई √2 क्या है, आई आर एम एस इंटू जेड इंटू कॉस अल्फा। तो ये पी एवरेज का फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो पावर है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अल्फा बोले तो मतलब फेज डिफरेंस है कि नहीं, उन दोनों के बीच में ओके, फेज डिफरेंस कितना है। प्रोजेक्शन ले लिया। हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि लेट से कि अगर तुम्हारा एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो क्या वो हीट में एनर्जी को कन्वर्ट करेगा क्या? नहीं, वो तो हीट में तो नहीं करता, नहीं करेगा। बस नहीं। इलेक्ट्रिक तो फील्ड में इसका इसका करता है। पावर कितना होना चाहिए, जीरो। इसका ओह, पावर कितना होना चाहिए, जीरो। और होता भी है जीरो, वी सी इस डायरेक्शन में है, और एंगल कितना है, π/2। 90। कॉस π/2 अच्छा, क्या जेड होता नंबर है, भी नहीं। जीरो। 0। तो cos फाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हीट में कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर सही है, अभी पता चला इज है। इक्वल्स टू cos फाइव, और cos फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। cos फाइव का वैल्यू हो जाएगा आई बाई आर बाई, ये लिख सकते हो, आर बाई जेड। r/z याद रखना है इसे, ठीक है। पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू cos फाइव इज इक्वल्स टू r/z। तो तो cos इसलिए इंडक्टर में भी जीरो होगा ना। ओके, हाँ, इंडक्टर में भी जीरो होगा, ठीक है। और एलसी सर्किट में भी जीरो होगा, लेकिन जहां पे भी रेजिस्टेंस आ गया उसका जीरो नहीं होगा। तो पावर जो है अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर वैल्यूज को पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाई, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और कौन से फॉर्मूलेस हो सकते हैं, बी में भी लिख सकते हो तुम, पी आर एम एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, ये पावर एवरेज। तो अगर एसी में तुम्हें क्वेश्चन दे कि पावर निकालो, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर मत लगाना, या फिर वी स्क्वायर बाय आर मत लगाना, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई ये आर एम हाँ, स्क्वायर जेड। ये फॉर्मूला लगाना है, Yes, बराबर है। sir. हाँ sir. नेक्स्ट जो है डेट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस? मान लो सर कि जिसको पढ़ तुम्हारे रहे हैं हम पास मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर है, और ये इंडक्टर है, और एक एसी सप्लाई। मैं चाहता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट सबसे मिनिमम हो। जेड का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। अगर जेड हमारा मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, ज़्यादा से हाँ ज़्यादा सर, यही सही है। मिनिमम कर सकते हैं हम लोग। और जब एक्सएल और एक्सी के वैल्यू को इक्वल कर लेंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर के बराबर। सही है, 5-0 हो जाएगा। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो इससे मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिलता है, इससे मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिलता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। 1 बाय ये रूट तो अंडर उसका ऑफ था, एलसी। हाँ, एलसी ऑसिलेशन का। याद LC आया, सर्किट का. एलसी ऑसिलेशन। यहाँ वीडियो पे देखिए। भी कुछ ऐसा ही होने लग जाता है। तो ये ओमेगा, ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम मिलेगा। दिस इज द ओमेगा एट विच यू विल गेट द मिनिमम इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इससे हीट का लॉस या फिर जो भी बोलो, अलग अलग चीज़ें, करंट मैक्सिमाइज होगा, कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है।
करंट मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इसको हम लोग रेजोनेंस करंट। हाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर ऑफ एलसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो चीज़ है वेरी करता है अगर तुम ओमेगा को वेरी कराओ तो। कैसे करके? इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है जेड का वैल्यू क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। कब? जब तुम्हारा क्या हो जाएगा? जेड का वैल्यू एक्सेल इक्वल मिनिमम, टू जब ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एल सी हो जाएगा तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? मिनिमम हो जाएगा। और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है। ओके। Yes. और इसी को उल्टे में भी हम लोग डाल सकते हैं। वेरिएशन होगा तो ऐसा भी मिल सकता है। यहाँ पे ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इस जगह पे क्या आता है? जेड के साथ जाएगा। किसी के साथ तो वेरिएशन होता है, याद नहीं आ रहा है, शायद फ्रीक्वेंसी नीचे होता है। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें एक मैक्सिमा मिल रहा है और ये मैक्सिमा ही क्या करेगा? दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा। तो अगर पीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा, ऐसा होगा, तो इस वाले में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वालिटी जो होगा फैक्टर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और इस तरीके से वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता तो ये है। किसका ग्राफ है? ये जेड का ही रेट, हाँ जेड का ही इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी का। ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हाँ, जैसे रेडियो है, रेडियो वगैरह में ढेर सारे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होते हैं, वेव्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ढेर सारे वेव्स होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन सा कैच करता है? 92.7 लेट से, वही वाला ही क्यों कैच करता है रेडियो? बाकी सबको क्यों छोड़ दे रहा है? रीज़न ये है कि रेडियो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी मैच कराया गया रोटेट करा करके, अंदर में क्या होता है? दो रोटेटर होता है। अब तो ऑटोमेटिक हो गया है हर एक चीज़। ये रोटेट जब करते हैं हम लोग तो अंदर क्या करते हैं बेसिकली? ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एल सी होता है। एल और सी के वैल्यू को कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि हमारा ओमेगा चेंज होता है और ओमेगा जो है हम लोग 92.7 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं। तो जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है ओके, तभी वो कैच Okay. और तभी ये इसको आराम से कैच कर लेता है, बाकी वेव्स को वो कैच नहीं कर पाता। ये पीक जो है इसके पीक के ऊपर आ जाता है। ठीक है। सर उसके लेफ्ट में फ्रीक्वेंसी जो कम वाली है वो एक्सेल ग्रेटर, तो उनको कुछ तो ऐसे बोलते हैं ना सर, रेजिस्टिव सर्किट रहता, सॉरी इंडक्टिव सर्किट ज्यादा रहता है कंपेयर टू दी। हाँ वो सब टर्म्स वगैरह हैं कुछ कुछ, इसको उतना जानने की ज़रूरत है नहीं। सर एक डोमिनेट क्वालिटी फैक्टर भी याद है। क्वालिटी फैक्टर भी होता है वो, इसके ये यहाँ जो बताया ना मैंने, ये पीक, ये हाँ क्वालिटी फैक्टर को बताता है और यहाँ पे इसका हाफ लिया जाता है। फिर वो सब हमारे सिलेबस में है नहीं, यहाँ पे इस दोनों का वैल्यू लिया जाता नहीं है। है ना। नहीं। तो ये तुम लोग का एसी कंप्लीट हो गया।